सो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में हम इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कि पुलिस स्टेशन में क्या वर्क परफॉर्म होता है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है, लैंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उनमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें कौन मेंटेन करता है, पटवारी किसे कहते हैं, तहसीलदार कौन होता है, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस व्हाट आर द राइट ऑफ वीमेन विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। तो कल मैंने ये भी आपको डिस्कशन किया था कि एक पहले महिलाओं को या लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, ज्यादातर संपत्ति लड़कों को ही दी जाती थी। लेकिन फिर इस कानून में सुधार किया गया, चेंजेस लाए गए, और अब लड़कियों को भी या माताओं को या फीमेल्स को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस स्टेशन की, है ना। अब जैसे कि कल एक स्टोरी डिस्कस हुई थी बच्चों के, जिसमें आप लोगों से मैंने कहा था वो मोहन और रघु वाली। ठीक है, मोहन को ऐसा लगता है कि रघु ने उसकी कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। रघु के परिवार के लोग मोहन के साथ मारपिटाई कर देते हैं, मामला जाता है पुलिस में। सब उसको कहते हैं तुम्हें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। तो जब वो पुलिस स्टेशन में जाता है तो जो एसएचओ होता है, एसएचओ कौन होता है, जो हेड है ना, यानी कि पुलिस स्टेशन के जो हेड होते हैं उनको एसएचओ कहा जाता है। एसएचओ की फुल फॉर्म क्या है? स्टेशन हेड ऑफिसर, है ना। देखो सामने स्लाइड में लिखे हुआ भी है बेटा, है ना। आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते हो ना, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर चलते हो। तो एसएचओ की फुल फॉर्म है स्टेशन हेड ऑफिसर। तो हर पुलिस स्टेशन का एक हेड होता है जिसे हम एसएचओ कहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मना कर देता है, तो सब लोग सलाह देते हैं कि हो सकता है इसको रिश्वत की जरूरत होगी, ये ज्यादा पैसे मांगेगा, एक काम करते हैं हम किसी बड़े पुलिस स्टेशन में चलते हैं। तभी कोई समझदार व्यक्ति मोहन को सलाह देता है कि हम और किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन नहीं करवा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का जो पुलिस स्टेशन डिसाइडेड होता है, हमें पहली कंप्लेन वहीं पर करवानी होती है। पुलिस स्टेशन छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, है ना। पुलिस स्टेशन चाहे छोटे से गांव में हो, तहसील में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, आप जिस जगह पर रहते हैं, आपका एरिया जिस पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, हमें कंप्लेन वहीं पर दर्ज करानी होगी। कंप्लेन यानी कि एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हमें वहीं पर फाइल करवानी होती है। इसलिए ये टॉपिक आया है एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, यानी कि हर पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में उसके आसपास का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, और उस एरिया में रहने वाले जो भी सदस्य होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो उनके साथ में जो भी गलत होता है, या उनके घर पे कभी चोरी हो गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी को चोट लग गई हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो वो अपनी कंप्लेन लेकर अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एफआईआर सबमिट करवाते हैं, यानी कि नोट करवाते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस। यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का अर्थ होता है बेटा जिम्मेदारी। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह इंक्वायर करे, यानी कि जांच पड़ताल करे, इन्वेस्टिगेट करे यानी कि खोजबीन करें, एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस, यानी कि जो पक्ष गलत है, जिसकी गलती है, उसके खिलाफ एक्शन भी ले, यानी कि ठोस कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है पुलिस की। अब लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एसएचओ इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को हम एसएचओ कहते हैं। तो ये भी हो गया हमारा डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम किस पर आएंगे? इस वाले पॉइंट पर आएंगे, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गांव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं बेटा, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, है ना। और उस खेती में से, फार्मिंग में से जो भी वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उसमें से कुछ क्रॉप्स को वो अपने परिवार के लिए रखते हैं ताकि उनके खाने पीने की जरूरत को पूरा किया जा सके। कुछ पार्ट को वह मार्केट में सेल करते हैं, और मार्केट में सेल करने के बाद जो भी उन्हें पैसा मिलता है, उस पैसे से वह अपने लोन वगैरह को पूरा करते हैं। और अगर फिर भी पैसा बचता है तो वह और ज्यादा जमीन खरीदने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। जितना क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो मार्केट में उतना ही ज्यादा सेल कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा सेलिंग होगी उनकी अर्निंग्स उतनी ही ज्यादा हो सकती हैं। तो इन जमीनों के रिकॉर्ड को, यानी कि लैंड के रिकॉर्ड को अपडेट करना, रिकॉर्ड करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि सरकार को ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, कौन कौन उसका मालिक है, किस किस की उस जमीन में हिस्सेदारी है, यानी कि उस जमीन का एरिया कहाँ से कहाँ तक है ना। क्योंकि मैंने आपको कल वाली क्लास में सिखाया था कि जिस तरह से हमारे मकानों की बाउंड्री बनी हुई रहती है बच्चों, बहुत अच्छे से हम मकान के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाकर रखते हैं, ऐसा खेतों में नहीं होता है, गांव में नहीं होता है। गांव में जो फार्म फील्ड्स रहते हैं वो बहुत एक कच्ची मिट्टी की बाउंड्री से एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, और उस कच्ची मिट्टी की बाउंड्री को हम कहते हैं बंद। कल सिखाया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं हम उसे, बंद कहते हैं। तो केवल उस बंद के बेस पर ये डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो सरकार ने एक पर्सन को पंचायत लेवल पर अपॉइंट कर रखा है। उस पर्सन को कहा जाता है पटवारी। क्या कहते हैं बेटा हम, पटवारी। और पटवारी की ये जिम्मेदारी है कि उस पंचायत के जितने भी गांव हैं, और उन गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, और उन लोगों के पास जितनी भी जमीनें हैं, उन सभी जमीनों का रिकॉर्ड वो मेंटेन करे, और उसे समय समय पर अपडेट भी करे। और वो जो रिकॉर्ड अपने पास में मेंटेन करता है, उस रिकॉर्ड को कहा जाता है बच्चों खसरा पट्टा। क्या कहते हैं हम, खसरा पट्टा। कैसा दिखाई देता है, आपकी बुक में भी इमेज बनी हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आपकी बुक में ऐसा बन रहा होगा, है ना। 2 या 3 पेज आप टर्न करेंगे, या 1-2 पेज टर्न करने पर आपको दिख जाएगा ऐसे कॉलम्स बने हुए, ठीक है, जिसमें अलग अलग कॉलम्स में ये जानकारी रहती है कि कितने एकड़ उसके पास जमीन है ना, उसका कौन मालिक है, पहले कौन मालिक था, अब कौन उसका ओनर है, फार्मर्स किस तरह की क्रॉप्स वहां पर ग्रो करते हैं, है ना, एक साल में कितनी फसल वो डेवलप करते हैं, उस फसल को वो कब मार्केट में सेल करते हैं, उससे उन्हें कितनी आमदनी या कितनी इनकम जनरेट होती है, वगैरह वगैरह। यानी कि ये सारी जानकारी जो पटवारी होता है, इसे किसने अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन है पटवारी, ये सारी जानकारी जिस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करता है उसे कहा जाता है खसरा पट्टा, ठीक है बच्चों। और इसी रिकॉर्ड को उसे समय समय पर अपडेट भी करना पड़ता है, यानी कि वह इस जानकारी को अपडेट भी करता है। अपडेट करने का मतलब क्या हुआ कि जरूरी थोड़ी है कि 100 सालों तक जो जमीन जिसके पास है वो अगले 100 ईयर्स तक भी उसी के पास रहेगी, नहीं। कभी ना कभी तो उस पर्सन की मृत्यु होती है, डेथ होती है। तो डेथ होने पर वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनमें जाएगी वो प्रॉपर्टी। तो ओनरशिप यहाँ पर चेंज हो गई। इसके अलावा भी किसान समय समय पर अपनी फसलों को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो वो कौन सी नई फसलें अब डेवलप कर रहे हैं अपने फार्म फील्ड में, इस वजह से पटवारी को ये सारी चीजें अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट करनी पड़ती है। अब पटवारी जो होता है बेटा, इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कई स्टेट्स में इसे हम लेखपाल भी कहते हैं, कहीं पर इसे कानूगा कहा जाता है, कहीं पर कर्मचारी, कहीं पर विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। और एक पटवारी के अंडर में एक विलेज पंचायत आती है ना, और उस विलेज पंचायत के जितने भी विलेज होंगे उस पंचायत के अंडर में, उन सभी के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना
और अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पटवारी की होगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। अब पटवारी ये मेजरमेंट करता कैसे है ना? तो पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स, इन सम प्लेसेस ए लॉन्ग चेन इज यूज्ड। यानी कि पटवारी के पास कुछ लंबे फीते होते हैं, जो हम होते हैं ना बेटा, कई बार ग्राउंड का मेजरमेंट किया होगा तो एक वो रोल टाइप का स्केल आता है जो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है ना? उस तरह के फीते या स्केल पटवारी के पास अवेलेबल रहते हैं। उनसे वह किसी भी फार्मर की जितनी जमीन है उसका वो मेजरमेंट कर पाता है। इसके अलावा पटवारी की और क्या जिम्मेदारी होती है? पटवारी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। यानी कि ऑर्गेनाइज एंड कलेक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइज भी करता है और कलेक्ट भी करता है। यानी कि ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ कलेक्शन भी करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है? कि ये पता करना कि कहां पर कितनी जमीन है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज। एंड कलेक्शन, जब ये पता लग जाए कि उस फसल से वो कितनी कमाई कर रहे हैं, तो सरकार को दिए जाने वाले टैक्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी पटवारी की ही होती है। यानी कि हम उस पंचायत में ही उस टैक्स को जमा कराएंगे जो फार्मर्स होंगे, तो उसके कलेक्शन की जिम्मेदारी पटवारी की होगी। ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। यानी कि पटवारी जो अपने रिकॉर्ड में ये जानकारी भी रखता है कि किस खेत पर कौन सी फसल हो रही है और उससे कितनी कमाई होती है किसानों को, वह जानकारी पटवारी किसे प्रोवाइड कराता है? आगे सरकार को, यानी कि गवर्नमेंट को। That's why it is important for पटवारी to regularly update the records। इसलिए पटवारी को जरूरी होता है कि समय समय पर अपने रिकॉर्ड्स को वह अपडेट करता रहे, है ना? क्योंकि अगर मान लो किसी किसान ने दूसरी क्रॉप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, है ना, पहले वो गेहूं उगाता था, अब उसने मान लो अमरूदों का बगीचा लगा लिया, नींबू के पेड़ लगा लिए, है ना, तो क्रॉप चेंज होने पर उसे भी अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, आइए आपको ये बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे आगे तहसीलदार के बारे में। ठीक है। अब तहसीलदार कौन होता है ना? जैसा कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग विलेज पंचायत होती है। पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़कर आए थे विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत पढ़ा था। तो जितनी भी विलेज पंचायत है, हर पंचायत का हेड कौन होगा? पटवारी। इसे कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। फिर जितनी भी विलेज पंचायत के ऊपर जो पटवारी हैं, हर विलेज पंचायत का पटवारी, इनको सुपरविजन करने की जिम्मेदारी किसे मिली है? तहसीलदार को मिली है। तहसीलदार कहाँ का हेड होता है? ब्लॉक का हेड होता है। ब्लॉक को हम तहसील या तालुका भी कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑल द स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। यानी कि पहले देश को हम किस में डिवाइड करते हैं बेटा? स्टेट्स में। फिर स्टेट को किस में डिवाइड किया? डिस्ट्रिक्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट को किस में फर्दर डिवाइड किया? तहसील में। तो तहसील को कई राज्य में तालुका भी कहा जाता है। ठीक है। और फिर उन तहसील को किस में डिवाइड किया जाता है? अलग अलग ग्राम पंचायत में डिवाइड किया जाता है। तो जब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है। अब मैं ये समझाता हूं इमेजेस के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है। पूरा एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब इस उत्तर प्रदेश को देखो आप ध्यान से, अलग अलग ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने आप में। ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद जब हम आए तो एक ये जैसे देखिए ध्यान से, लखनऊ एक अलग डिस्ट्रिक्ट है ना, माहियाबाद एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो आपको यही सिखाया मैंने कि स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? देखो सामने पोस्ट लिखी हुई है, क्या कहते हैं उसे? हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कई स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम भी कहा जाता है ना? ध्यान रखना आप ये बात।
तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम कहें या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहें, एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है। फिर हमने और क्या सीखा कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसे किस में डिवाइड किया गया, तालुका या तहसील में। और तालुका या तहसील का हेड कौन होता है, तहसीलदार होता है। तहसीलदार क्या काम करता है, सुपरविजन करता है। किनका सुपरविजन करता है, अलग अलग ग्राम पंचायत के पटवारियों का सुपरविजन करता है कि वो जो पटवारी जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो ठीक से ये चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही है उनसे। तो ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तहसीलदार की होती है। तो डिस्ट्रिक्ट के हेड को क्या कहा जाएगा बेटा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर तहसील के हेड को क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार। ठीक है। और तहसीलदार क्या करता है, सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। पटवारी की जिम्मेदारी होती है, सॉरी तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है देखने की कि पटवारी सही तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और रेवेन्यू का कलेक्शन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा और क्या सीखना है हमें, ये देखिए बच्चों, ये वाली स्लाइड देखिए आप, ये पटवारी के और जो काम रह गए हैं उनके बारे में लिख, सॉरी तहसीलदार और क्या करता है इसके अलावा, पटवारी के सुपरविजन के अलावा और क्या काम करता है। तहसीलदार बेटा ये भी ध्यान रखता है कि जो पटवारी ने लैंड रिकॉर्ड्स बनाए हैं उन रिकॉर्ड्स की अगर कभी जरूरत किसानों को पड़ती है तो वो उस रिकॉर्ड की कॉपी तहसीलदार के ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। कौन कलेक्ट कर सकते हैं, फार्मर्स। ठीक है। तो तहसीलदार के लिए क्या लिखा हुआ है, दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन इजीली गेट ए कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। अब किसानों को क्या जरूरत पड़ेगी अपनी जमीन की कॉपी लेने के लिए, क्योंकि बेटा किसान अपनी जमीन की कॉपी को लेकर बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको पैसे की जरूरत क्यों होती है, बहुत जगहों पर किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है ना, कोई नया ट्रैक्टर खरीदना है, कोई नई जमीन खरीदनी है ना, अपने खेत पर उन्हें बोरिंग करवानी है, कुएं को खुदवाना है, चारों तरफ फेंसिंग करवानी है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनकी लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा कौन देता है, बैंक। बैंक कैसे पैसा देता है, बिना सिक्योरिटी के तो पैसा देगा नहीं बैंक। तो किसान क्या करता है, अपनी जमीन के कागज को लेकर बैंक के पास जाता है। उसे अपने जमीन के कागज यानी कि पेपर्स कहां से मिले, तहसीलदार ऑफिस से मिले। तहसीलदार ऑफिस में वो कागज कहां से आए, पटवारी ने रखे। पटवारी ने कैसे रखे, क्योंकि पटवारी की जिम्मेदारी थी लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की। इसके अलावा तहसीलदार के पास ये भी जानकारी होती है कि उस गांव में किस कास्ट के लोग रहते हैं, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। इसलिए अगर कभी गांव के किसी व्यक्ति को, उस पंचायत के किसी व्यक्ति को या उस तहसील के किसी व्यक्ति को कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो वह तहसीलदार ऑफिस में जाकर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे अभी स्टोरी में ही बताया था, मोहन और रघु में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया था। तो जब भी ऐसे झगड़े होते हैं तो इस मामले को पुलिस कहां पर लेकर जाती है, तहसीलदार ऑफिस में लेकर जाती है। और फिर तहसीलदार दोनों पक्षों को सुनकर जो सही होता है उसके फेवर में अपने डिसीजन को देता है। यानी कि लैंड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है मतभेद, झगड़ा। तो जमीनों को लेकर जो झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी भी या उनकी सुनवाई करने की जिम्मेदारी भी तहसीलदार की होती है।
अब पहले ये जो लैंड रिकॉर्ड्स होते थे बेटा, ये हाथों से बनाए जाते थे, लेकिन आजकल इन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि हमें किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है कि हम पैसा देंगे तभी वो पेपर्स हमें मिलेंगे। हम ऑनलाइन यानी कि नेट के माध्यम से ऑनलाइन जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल्स डालकर उस कॉपी को, हमारी जमीन की कॉपी को ऑनलाइन हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फिर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो अब धीरे धीरे सभी राज्यों में ये क्या किया जा रहा है बेटा, इस काम को कंप्यूटराइज किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। क्लियर? समझ में आया बच्चों? सर अंडरस्टूड। सर कलेक्टर को आपने ऑर्डर के बाद